नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से है, जहां पर पूर्व सीएम से मिलेंगे सीएम। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा से मुलाकात करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। रात 8 बजे मुलाकात होनी है। डिफेंस कॉलोनी के आवास पर यह मुलाकात होगी। करीब 1 घंटे दोनों नेताओं के बीच बातचीत होगी। बड़ी खबर देहरादून से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व सीएम से सीएम की मुलाकात होनी है। हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांकर, मुलाकात के बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, आज शाम 8 बजे रात 8 बजे मुलाकात होगी और खुद तीरथ सिंह रावत विजय बहुगुणा के आवास पर जाएंगे और 1 घंटे दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। शिष्टाचार भेंट इसे बताया जा रहा है, लेकिन खास बात यह तीरथ सिंह रावत के शपथ लेने के बाद से तो पहले भुवनचंद खंडूरी जो पूर्व सीएम उनके यहाँ गए, उसके बाद अब विजय बहुगुणा के यहाँ जा रहे हैं। विजय बहुगुणा उन नेताओं में शामिल है 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और पिछले जो कार्यकाल बीजेपी सरकार का रहा, त्रिवेंद्र रावत सरकार का, उस दौरान विजय बहुगुणा उस तरह एक्टिव नहीं थे। लेकिन आज रात का उनके घर जाना और उनसे 1 घंटे तक मुलाकात करना एक बड़े मायने इसके सियासी रहेंगे कि 2022 के लिए क्या कुछ नई रणनीति रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज शाम 7 बजे देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक भी होने वाली है। नई सरकार बनने के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की यह पहली बैठक होगी। इस बैठक में सल्ट उपचुनाव के साथ ही प्रदेश कार्य समिति पर भी चर्चा हो सकती है और साथ ही भविष्य की रणनीति पर भी चर्चा की उम्मीद की जा रही है। शाम 7 बजे बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें चिंतन मंथन होगा सल्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर और साथ ही साथ 2022 विधानसभा चुनाव से पहले रणनीति को किस तरीके से अमली जामा पहनाया जाए, कैसे उसे आम जनमानस तक पहुंचाया जाए, कार्यकर्ताओं में कैसे जोश भरा जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी के इस ऑफिस में होगी और बीजेपी के प्रदेश ऑफिस में कोर कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो इस बात पर चर्चा करेंगे कि सल्ट उपचुनाव को आखिर जीता किस तरीके से जाए, प्रदेश कार्य समिति की तारीख आखिर क्या रहेगी, चिंतन शिविर कब होगा, इसके अलावा सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य किस तरीके से रहे और सबसे बड़ी बात यह कि तीरथ सिंह रावत सरकार के मुखिया और संगठन के मुखिया मदन कौशिक दोनों चेहरे नए हैं। इन दोनों चेहरों के बीच किस तरह सामंजस्य रहेगा, सरकार और संगठन के बीच किस तरह सामंजस्य रहेगा, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से उत्साहित किया जाए, मंत्रियों के ऊपर किस तरह से जिम्मेदारियां रहेंगी और सबसे बड़ी बात यह है कि तीरथ सिंह रावत के पास सिर्फ और सिर्फ 10 महीने का वक्त है और इस 10 महीने के वक्त में सरकार को अपनी योजनाएं जनता तक पहुंचानी है, जनता को अपने साथ जोड़ना है, क्योंकि इन दोनों चेहरों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो 2022 का चुनाव है और वो चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के साथ सीधे सीधे जुड़ेगा। तो ऐसे में सरकार और संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती 2022 का चुनाव जीतना है। कैमरा से भरत शर्मा के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सीएम तीरथ सिंह रावत आज हरिद्वार के दौरे पर भी जाएंगे, जहां पर वो हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे और साथ ही नीलधारा टापू पर मीडिया सेंटर का दौरा भी करेंगे। सीएम सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच कुंभ के कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे। इसके बाद 12 से 1 बजे के बीच वो कुंभ के कार्यों का निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2 बजे के करीब सीएम मेला कंट्रोल रूम भी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे और साथ ही कुंभ की तैयारियों की समीक्षा करेंगे और 2:45 पर देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम तीरथ सिंह रावत ने शुक्रवार देर रात बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत की जेपी नड्डा से पहली मुलाकात थी। बताया जा रहा है कि करीब 3 घंटे चली बैठक में दोनों नेताओं के बीच कुंभ समेत आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा के उपचुनाव पर भी चर्चा हुई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का 2 दिन का दिल्ली दौरा आज खत्म हो चुका है। तीरथ सिंह रावत बस कुछ देर पहले ही उत्तराखंड सदन से देहरादून के लिए रवाना हो चुके हैं। कल उनकी जो 3 अहम बैठकें हुई, सबसे पहली बैठक उन्होंने बीएल संतोष से की, उसके बाद वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से मिले और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो तीरथ सिंह रावत की थी दिल्ली दौरे में वो जेपी नड्डा से हुई और जेपी नड्डा की जो बैठक हुई वो लगभग 2.25 घंटे चली और इस बैठक में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और साथ में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि ये जो तीरथ सिंह रावत का जो दिल्ली दौरा था उसमें कई अहम मुद्दों पर बात की गई। सबसे अहम मुद्दा जो था वो उत्तराखंड के विकास और आने वाले चुनावों को लेकर बातचीत हुई और साथ ही संगठन को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही उत्तराखंड में होने वाले महाकुंभ के लिए भी तीरथ सिंह रावत ने सभी को निमंत्रण दिया और किस तरीके से
महाकुंभ की तैयारियां की जा रही हैं उसको लेकर भी चर्चा रही। कैमरा पर्सन नरेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। सीएम तीरथ सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। अपने ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको बताते हैं। बीती रात नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से उनके आवास पर मुलाकात हुई, शिष्टाचार भेंट थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपे जाने और मुझ पर विश्वास जताने के लिए मैंने पार्टी हाईकमान का आभार जताया। मैंने नड्डा जी को आश्वस्त किया कि मैं पार्टी और प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। इससे पहले सीएम तीरथ सिंह रावत बीएल संतोष से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे और कई मुद्दों पर बातचीत की। इसके बाद वो राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी से भी मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे, जहां उत्तराखंड से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सांसद बलूनी ने उनका स्वागत किया और कहा कि तीरथ रावत के नेतृत्व में उत्तराखंड के विकास अभियान में उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को विकसित, संपन्न और समृद्ध राज्य बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी और वरिष्ठ नेता बलराज पासी भी थे। वहीं सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे तीरथ ने बताया कि ऑल वेदर रोड, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत कई मुद्दों पर उनकी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है मुद्दों को, और साथ ही सीएम ने कुंभ में आने के लिए सभी को न्योता भी दिया। हालांकि उन्होंने सभी लोगों से कोविड गाइडलाइंस के पालन की बात की। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और वहाँ का जो विशेष पर्यटन और तीर्थाटन है उसको मैं बढ़ावा देने का काम, और जिससे कि देश और दुनिया का पूरा तीर्थाटन और पर्यटक वहाँ अच्छी तरह से वहाँ अपना पूरी तरह से दर्शन कर सकें, उस और हम लोग बढ़ रहे हैं। और साथ ही कुंभ का भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, लेकिन साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी, भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, मास्क लगाएं, सैनिटाइज का उपयोग करें, उस गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी को निमंत्रण मैं महाकुंभ के लिए देता हूँ। दिल्ली दौरे को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत ने ट्वीट किया और कहा कि दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी जी से उनके आवास पर भेंट की, उत्तराखंड के विकास व समृद्धि के लिए चर्चा की। इस मुलाकात के दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी और वरिष्ठ नेता बलराज पासी जी भी साथ थे। सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर ली हैं। भिकियासैंण तहसील में नामांकन और मतगणना होगी। यहां करीब 95,241 वोटर हैं जो 136 मतदान केंद्रों पर अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। मतदान के लिए कर्मचारियों को ट्रेनिंग अल्मोड़ा और सल्ट में दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी गई है। 23 से 30 मार्च तक नामांकन होगा। तैयारियों के लिए हम लोगों ने भिकियासैंण को पूरा केंद्र के रूप में चुना गया है और भिकियासैंण के माध्यम से ही हम लोग पूरा डिस्पैच, यहाँ पे कलेक्शन और काउंटिंग के लिए हम लोग पूरी व्यवस्था संपादित करेंगे। ट्रेनिंग का कुछ कंपोनेंट अल्मोड़ा में आयोजित किया जाएगा और इनकी तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं, जिसके अनुसार हम लोगों ने कल निरीक्षण भी किया गया और उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने पूरे प्लान्स बनाकर हम लोगों ने अब स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेज दिए हैं। सांसद से मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत के लिए क्या कोई कांग्रेसी विधायक सीट छोड़ेगा या फिर बीजेपी के ही किसी विधायक से सीट खाली कराई जाएगी, इसको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। 17 अप्रैल को होने जा रहे सल्ट विधानसभा के उपचुनाव के लिए बीजेपी शनिवार या रविवार को प्रत्याशी घोषित कर देगी और अगर सीएम तीरथ सिंह रावत कैंडिडेट नहीं हुए तो वे कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। बीजेपी के कोटद्वार से विधायक और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पहले ही विधायकी छोड़कर लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर कर चुके हैं, तो दूसरी ओर पार्टी के बद्रीनाथ से विधायक महेश भट्ट पहले ही ये बात कह चुके हैं कि बीजेपी किसी कांग्रेसी विधायक से भी सीट खाली करवा सकती है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दोनों ही संभावनाओं से इनकार नहीं किया। पार्टी अगर उचित समझे तो कोटद्वार से तीरथ जी विधानसभा लड़ सकते हैं और पार्टी जो भी उचित निर्णय करे, मैंने ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है, तो उन्होंने कहा ये आपका सुझाव, आपका ये विचार हम पार्टी के स्तर पर इस पर पार्टी के स्तर पर निर्णय विचार करेंगे। ऑप्शन तो हर तरीके का ना, ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। अभी हमारे महेंद्र भट्ट जी हमें कुछ कह रहे थे, महेंद्र भट्ट से चर्चा करूंगा अगर क्या उस बात में कितनी। हरक सिंह जी ने भी कहा है, हरक सिंह जी ने खुद कहा है मुझे कि मैं चाहता हूं कि मैं लोकसभा लड़ लूं और मुझे
तो मैंने ये सब चीजें क्या कि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कौन लड़ेगा लोकसभा। कांग्रेस में बीजेपी के इस बयान के बाद हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देने वाली बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि उसका कोई भी विधायक सीट नहीं छोड़ने वाला। कांग्रेस के पास तो केवल 11 है, आपके पास तो 57 है। 57 में कोई एक आदमी खाली करे और अपने मुखिया को चुनाव लड़ाए, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, कमजोरी है कि जो नज़र दूसरी की तरफ होती है। नारा तो था कि कांग्रेस मुक्ति की बात करेंगे और भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस का विधायक भाजपा के मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ेगा। हालांकि सीएम किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इसे लेकर फिलहाल कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनील प्रभात, न्यूज़ 18, देहरादून। और चलिए बात करते हैं हरिद्वार महाकुंभ की। जय जय शंभू शंख बजे, घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। कुंभ के दौरान संतों के अखाड़ों की काफी चर्चा रहती है। क्या हैं अखाड़े और कैसा है इनका इतिहास, आइए आपको दिखाते हैं। संतों की नगरी हरिद्वार में इन दिनों कुंभ की उमंग है। चारों तरफ साधु संतों के साथ श्रद्धालु भी नजर आ रहे हैं। वहीं 13 अखाड़ों के संत भी हरिद्वार में डेरा जमाए हुए हैं। कुंभ मेले के आयोजन में अखाड़ों के संत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य ने धर्म के संरक्षण और विधर्मियों से लड़ने के लिए अखाड़ों की स्थापना की थी। वाणी की शक्ति का प्रयोग किया, शास्त्रार्थ में सबको पराजित कर दिया और सनातन धर्म की पुनः-स्थापना कर दी। लेकिन उनके मन में बात ये आई कि मैं तो अब मेरा काम हो गया, 32 साल की उम्र में धराधाम मुझे छोड़ के चले भी जाना है, आने वाले दिनों में क्या होगा। फिर से अगर ये मतवाद सिर उठा लिए तो उन्होंने भारत की 4 दिशाओं में 4 शंकराचार्य पीठों की स्थापना की और 10 नाम के सन्यासी बनाए, गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, सरस्वती, और इनको चारों मठों में व्यवस्थित कर दिया कि आप लोग इन 4 मठों में रहते हुए 4 वेदों का अभ्यास करते हुए वैदिक धर्म की स्थापना किए रहिएगा। कनखल स्थित महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महेंद्र रविंद्र पुरी बताते हैं कि अखाड़ों के सन्यासी धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अखाड़े की स्थापना के बाद ऐसे कई अवसर आए जब साधु सन्यासियों ने भी शस्त्र उठाए। शंकराचार्य जी का जब अवतरण हुआ तो संपूर्ण भारतवर्ष में एक दिग्विजय अभियान उनके द्वारा प्रारंभ हुआ। संपूर्ण भारतवर्ष को उन्होंने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। पूर्व के पुजारी ब्राह्मणों को पश्चिम में, उत्तर वालों को दक्षिण में, दक्षिण वालों को उत्तर में, इस प्रकार से संपूर्ण भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधा। उन्हीं के जो सैनिक सन्यासी जो थे, जो शास्त्रों में निपुण थे और कहीं ऐसी जगह तंत्रों के माध्यम से धर्म स्थानों को नष्ट करने की चेष्टा की गई, उसको कंट्रोल करने के लिए ही उन्होंने नागा सन्यासियों की एक अलग से यूनिट बनाई जो शस्त्र और शास्त्र में निपुण थे। इस प्रकार से अखाड़ों की स्थापना हुई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र नरेंद्र गिरी अखाड़ों का इतिहास बताते हैं कि 1954 में अखाड़ा परिषद का गठन हुआ था। तब से लेकर आज तक अखाड़ा परिषद कुंभ मेलों का सफल संचालन में भूमिका निभाता आ रहा है। 13 अखाड़ों ने मिलकर के एक परिषद बनाई जिसका नाम रखा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। तब से अखाड़ा परिषद वजूद में है, जो आज भी सनातन परंपरा की रक्षा हेतु, कुंभ की व्यवस्था हेतु हमेशा तैयार रहती, तत्पर रहती है। कभी भी जब सनातन परंपरा पे कोई कुठाराघात होता है तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद तुरंत उसमें कार्रवाई करती है और उसके लड़ने को तैयार रहती है। इसी तरह से अखाड़ा परिषद का गठन हुआ और जिसमें 13 अखाड़ों के 2-2 पदाधिकारी चुने जाते हैं और वही 26 मेंबर आपस में बैठ करके अध्यक्ष महामंत्री का चुनाव करते हैं। ये हमारी परंपरा है। अखाड़ों का लंबा इतिहास रहा है और इस बार के कुंभ में भी इन अखाड़ों पर सबकी नजर है। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए स्थापित साधु संतों के अखाड़े
आज भी अपने उद्देश्य को समर्पित हैं। साधु संतों के इन अखाड़ों की ओर से समाज सेवा और समाज उद्धार के लिए कई तरह की गतिविधियां की जाती हैं। इन अखाड़ों के अपने अनुशासन हैं, अपने संविधान हैं। अगर अखाड़े का कोई भी साधु सन्यासी अखाड़ों के नियमों के विरुद्ध काम करता है तो उसके खिलाफ अखाड़े के कानून के अनुसार कार्रवाई भी की जाती है। न्यूज़ 18 पुलकित शुक्ला, हरिद्वार। हरिद्वार महाकुंभ मेले में उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन भी श्रद्धालु कर पाएंगे। चारों धामों की देव डोलियां हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगी। देव डोलियों के आगमन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में भगवान बद्रीनाथ और भगवान हनुमान की धर्मध्वजा की स्थापना की गई है। वहीं कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, उनकी पत्नी अमृता रावत और आईजी कुंभ संजय गुंज्याल समेत बड़ी संख्या में साधु संत भी शामिल हुए। सतपाल महाराज ने बताया कि 25 अप्रैल को हरिद्वार में उत्तराखंड की देव संस्कृति और राज्य के सभी देवी देवताओं की झलक देखने को मिलेगी। उसी दिन सभी देव डोलियां हरिद्वार में गंगा स्नान भी करेंगी। आज धर्मध्वजा की स्थापना हुई है और ये पुनीत कार्य में हमारे हरिद्वार के मंडलेश्वर संत समाज, विप्र समाज यहाँ पर उपस्थित हुआ है। सभी ने आशीर्वाद दिया है और आगे आने वाले समय में 25 तारीख को यहाँ पर देव डोलियाँ आएंगी। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। शंभू शंख बजे, घड़ियाल बजे, भक्ति चले हैं, साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभू से आतुर कुंभ चले हैं, कुंभ चले हैं, कुंभ चलो। की सुंदरता को समेटे पौड़ी के पर्यटन स्थल खिरसू में इन दिनों युवाओं को बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। समुद्र तल से करीब 1700 मीटर की ऊंचाई पर पेड़ों की कई प्रजातियों से घिरे पौड़ी के खिरसू में घने जंगलों में प्रशासन युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग दे रहा है। खिरसू में 40 से ज्यादा प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। प्रशासन के साथ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारा प्रयास ये है कि खिरसू में और आसपास के क्षेत्र में लोगों में जो है स्वरोजगार की गतिविधियों का संख्या में वृद्धि हो और उनको समस्त जो पर्यटन की गतिविधियां होती है उसमें होम स्टेज हैं, बर्ड वॉचिंग है या फिर पीक या ट्रैक्स का आयोजन है, इसकी दिशा में हमको बच्चों को ट्रेन करना है। उत्तराखंड के अंदर ही कम से कम 2000 ऐसे नौजवान हैं जो किसी न किसी रूप में बर्ड वॉचिंग से जुड़कर अपने रोजगार को कमा रहे हैं। खिरसू की शांत वादियों में पक्षियों के कलरव के बीच सुकून की तलाश में हर साल सैकड़ों पर्यटक आते हैं। ऐसे में बर्ड वॉचिंग को पर्यटन से जोड़ने की प्रशासन की पहल की युवा भी तारीफ कर रहे हैं। मेरे जो है अपना पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत काम आने वाली बर्ड वॉचिंग यहाँ खिरसू है जो प्लेस है, यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। मैं उन्हें बर्ड वॉचिंग करा सकता हूँ, अपना रोजगार आराम से कर सकता हूँ, 2 वक्त की रोटी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि आजकल कोरोना काल है और सबको अपनी नौकरियों को छोड़कर अपने घर आना पड़ रहा है। होम स्टे के द्वारा भी हमें स्वरोजगार मिलेगा और उन्हें हम बर्ड वॉचिंग भी करा सकते हैं। जैसे हम पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो उन्हें भी बता सकते हैं, उन्हें हम घूमने ले जा सकते हैं। इससे हमारा स्वरोजगार बढ़ेगा। तो अगर आप भी पक्षियों की रंग बिरंगी दुनिया के दीदार करना चाहते हैं तो हिमालय की वादियां और बर्ड वॉचिंग की ट्रेनिंग ले रहे युवा आपका इंतजार कर रहे हैं। सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18 पौड़ी गढ़वाल।